चलो फिर से शुरू करते हैं। मैंने तुम लोगों को सेंटेंस के बारे सॉरी वर्ब के बारे में पढ़ाया था, याद है? देखो, हमने आपको कहा था क्या, वर्ब पढ़ने को कहा था। वर्ब की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, आप लोगों को तीन चीजों को फोकस करना है। क्या? डूइंग, हैपनिंग एंड स्टेट। मैंने आपको क्या बताया था, हैपनिंग वाले जितने होते हैं जो अपने आप होते हैं, और हैपनिंग वाले के होने के लिए जो होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन होना कंपलसरी होता है अगर नाउन यूज करना है तो, ठीक है। जबकि स्टेट वाले को मैंने बोला था कि इनका टेंस में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, यही बताए थे ना, याद आया? इसके अलावा हमने क्या और बताया था आप लोगों को, हमने कल आपको बताया था वर्ब के टाइप्स, बताया था ना? कितने टाइप्स के बताया था? कौन कौन से? एग्जैक्टली, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट किसे कहेंगे? हाँ जी, जो क्या हो, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर टेंस के चेंज होने से जो चेंज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड नहीं करता उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो कि एक आध एग्जाम्पल दे सकता है फाइनाइट का और नॉन फाइनाइट का? एक एग्जाम्पल फाइनाइट का और एक एग्जाम्पल नॉन फाइनाइट का, कोई है देने वाला? एनीवन? यस? रीड नहीं, रेड होता है। हम्म, हाँ, आए समझ में? यानी कि आपको क्या देखना है, ऐसे समझो ना, मैंने बताया था ना, जितने फाइनाइट होते हैं सबके सब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, और जो नॉन फाइनाइट होते हैं ये क्या करते हैं, ये कभी भी मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं करेंगे। ये या तो नाउन की तरह काम करेंगे, ये या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, ठीक है, बट ये कभी भी वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे, ठीक ना? अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे, हमको अब बताना है, आइए तो इसके आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। जो फाइनाइट होते हैं इनकी भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब भी जो होती है वो क्या होती है, दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम पहला बताएं तो क्या होता है, ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। और दूसरा क्या होता है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, पढ़ के आए ना, हिंदी में सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पता है किसे कहते हैं? कोई बताएगा ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? एनीवन? हाँ, जिस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट होगा उसे कहेंगे ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव। आई बात समझ में? ऐसे नहीं आएगा, कुछ एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देख के बताइएगा लोग, ठीक है ना? जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये हमारे पास है। दूसरा मान लीजिए कह दूं, ही कॉल्ड मी अ थीफ, ठीक है। तीसरा कह दूं, दे ओबे दियर पेरेंट्स, दियर पेरेंट्स, ठीक है। चौथा मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आई सा हिम राइटिंग अ लेटर,
आई saw him writing a letter। ठीक है, चौथा मान लीजिए कर दूं, he sent to him। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप लोगों को यहां से इतना तो अंदाजा लग रहा होगा कि वर्ब कौन सी है। यहाँ पे गोइंग है, यहाँ पे कॉल्ड है, यहाँ पे ओबे है, यहाँ पे शाह है और यहाँ पे सेंड है। सब लोगों को इतना तो पता होगा, हाँ या ना? जोर से बोलो। गुड। अब देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें बताइए ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव है। ये वाला ही कॉल्ड मी अ थीफ, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव? देखो ध्यान से, अभी कल मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था आप लोगों को, जितने भी क्या हैपनिंग वर्ड होते हैं वो इंट्रांसिटिव होते हैं, और उनके बाद प्रीपोजिशन कंपलसरी होता है अगर नाउन लगाना होता है। बताए थे ऐसा कुछ, हाँ या ना? तो यहां पे आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है? वहां से भी अगर जुगाड़ लगाते तो मिल जाता आपको, मिलता कि नहीं? ठीक है, दूसरी चीज, अब ये तो मान लो जुगाड़ की बात है, काम की बात क्या होती है? आप क्या करो, वर्ब से, आप क्या करो, वर्ब में व्हाट या होम से क्वेश्चन करो। किससे? व्हाट या फिर होम से। अगर जवाब वहां पे मिलता है तो वो ट्रांसिटिव होगा, और जवाब नहीं मिलता है तो वो क्या होगा? क्या होगा? इंट्रांसिटिव। ठीक है, अब मैं कहूं आई एम गोइंग व्हाट, मैं क्या जा रहा हूं, कोई जवाब आएगा? आएगा जवाब? नहीं आएगा। मैं बोलूं मैं किससे जा रहा हूं, जवाब आएगा? नहीं आएगा ना? तो नहीं आएगा तो समझ लो इसका ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, और जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। आई बात समझ में, हाँ या ना? जैसे इसमें ही कॉल्ड मी अ थीफ, ही कॉल्ड व्हाट, उसने क्या बोला? अ थीफ। उसने किससे बोला? ये तो दोनों का जवाब है, दोनों में से एक का भी जवाब रहेगा ना तो वो ट्रांसिटिव ही कहे जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब होगी? कैसी वर्ब होगी? ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, दे ओबे दियर पेरेंट्स, दे ओबे व्हाट, वो लोग क्या मानते हैं? है जवाब? नहीं है, लेकिन वो किससे मानते हैं ये जवाब है ना? जब वो किससे मानते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? पक्का? इसके बाद देखिए, आई सा हिम राइटिंग अ लेटर, आई सा व्हाट, मैंने क्या देखा? राइटिंग अ लेटर। मैंने किससे देखा? हिम। यहां पे भी दोनों का जवाब है, तो दोनों का भी जवाब है, तब भी ये क्या होगा? ये होगा आपका ट्रांजिटिव। क्या होगा? ट्रांजिटिव। ही सेंड टू हिम, उसने उसे भेजा, उसके पास भेजा, उसने उसके पास भेजा। अब इसको मैं क्या कहूं? उसने क्या भेजा? कुछ है? उसने किसे भेजा? उसके पास भेजा। किससे भेजा उसके पास नहीं पता ना, नहीं है ना? तो ये भी क्या होगा आपका? इंट्रांजिटिव। जहां पे व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव कहलाएगा। आई बात समझ में? जोर से बोलो। गुड, कॉपी इट। देखिए, ये स्कूल, थीप, मी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। जैसे वर्ब जो होती है ना वो बाई ट्रांजिटिव भी होती है और यूनिट ट्रांजिटिव भी होती है, तो उतना डीप अभी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बस जान लो। बाई ट्रांजिटिव का मतलब जिनके दो दो ऑब्जेक्ट हो, और यूनिट ट्रांजिटिव का मतलब जिसका एक ही ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो उतनी गहराई में अभी नहीं जा रहे, अभी पहले एक राउंड ना पूरा बेसिक पकड़ते हुए चलो। ठीक है ना? फिर जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छे से करेंगे,
और थर्ड राउंड में पूरा फाइनल कर देंगे। उसके बाद तीसरे राउंड पढ़ने के बाद तुम्हें इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे चले जाओगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस उसी को रिवीजन करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली में ये जो टू है ना, ये प्रीपोजिशन है, और ये जो स्कूल है ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। स्कूल ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और हमें तो ट्रांसिटिव उससे कहेंगे ना जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, घबराओ मत, राउंड 2 आने दो, अभी राउंड 1 ही चल रहा है ना। इसके आगे जो भी कैटेगरी करेगा उसके साथ क्रॉस क्वेश्चन पक्का होगा, क्योंकि याद है मैं एक बार तुम लोगों को वर्ब की कहानी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सुनाया था, और उसमें मैंने कहा था कि वर्ब के पास जादू की छड़ी होती है, वो किसी भी वक्त कुछ भी रूप ले लेती है। जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि कार्ड जो है वो ट्रांसिटिव है, लेकिन अगर मैं सिंपली एक वर्ड ऐसे लिख दूं, दे कार्ड, और फिर पूछूं कि बताओ कार्ड क्या है, तो क्या कहोगे? ये इंट्रांसिटिव हो गया। एक ही वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है, एक ही वर्ब इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। इस वजह से कैटेगरी करना, अभी तक जितने भी इंग्लिश वाले आए हैं कोई भी अच्छे से कैटेगरी नहीं कर पाया है, क्योंकि सवाल जवाब मिलता रहता है, हम भी ट्राई करते हैं बट हो नहीं पाता है। ठीक है, तो झूठा नहीं बोलेंगे कि यही सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे बेस्ट यही है। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि किसी भी कंपटीशन में आप बैठोगे, जो कंपटीशन में लोग मानते हैं ना, देखिए आपसे किसी जगह कंपटीशन में टाइप्स नहीं पूछता है। ठीक है, आपसे जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन के टाइप के, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसी टाइप की कैटेगरी को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो आयोग मानता है, जो एग्जाम में माना जाता है, जो किसी कंपटीशन में माना जाता है, जो ओलंपियाड में माना जाता है, जो पूरे इंडिया में माना जाता है, ठीक है, उसी को पढ़ेंगे। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो देखिए ध्यान से, हमने ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव देखा, अब ट्रांसिटिव की कैटेगरी को देखते हैं। आप लोगों के पास अगर जगह होगा, उसी में नीचे लाइन लगा के कर लीजिएगा लोग, फ्लो चार्ट जो बना रहे थे। ठीक है ना, जो एग्जाम्पल लिखने में अगर जगह होगा तो वहीं पे बना सकते हो। मेरे पास जगह नहीं था तो मैं नए पेज पे आ गया। ठीक है, मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि यहीं पे नीचे ऐसे खींच के दो टाइप बना सकते हो। अब देखिए, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है ना, इनकी भी कैटेगरी होती है, और इनकी क्या कैटेगरी होती है? ये कुल 3 प्रकार की होती है। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं वो कुल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक होता है मेन वर्ब, आपने नाम सुना ही होगा इसका। मैंने बार बार कहा था ना कल फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ाते समय कि फाइनाइट वाले ही मेन वर्ब का काम करते हैं, क्योंकि फाइनाइट में ही मेन वर्ब आता है। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना, ये क्या होता है? मेन वर्ब होता है। दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी कहलाता है। देखो, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी दो अलग अलग टर्म है, बात समझा ना? हेल्पिंग और ऑक्सिलरी दो अलग अलग टर्म है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो वर्ब हेल्पिंग का काम करती है वही ऑक्सिलरी का भी काम करती है, तो इसीलिए हम दोनों को एक साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कि अलग अलग वर्ब ना पढ़ना पड़े, बस वहां पे जाके हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बीच का अंतर हम आपको बता देंगे। ठीक है, और तीसरा होता है मार्जिनल वर्ब। ठीक है, 3 प्रकार के आपको ट्रांसिटिव वर्ब देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है मार्जिनल वर्ब। ठीक है ना, यही 3 वर्ब की कैटेगरी होती है। मेन वर्ब आप लोग जानते हो, गो कम, ये सब जितने भी होते हैं ना, जंप डांस सिट, ये सब जो होते हैं ये मेन वर्ब होते हैं, इनकी और कोई कैटेगरी नहीं की जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, इनकी कैटेगरी होती है। ठीक है, अभी करते हैं। मार्जिनल जो होती है ना, इनकी पूरी दुनिया सिर्फ 4 होती है। मार्जिनल वर्ब सिर्फ और सिर्फ 4 होती हैं। ठीक है, तो अलग से लिखने के बजाय हम लोग यहीं पे लिख लिया जाए इसको, है ना? हाँ बोलो।
मार्जिनल क्या होता है? एक होता है आपका यूज्ड टू, ये यस है। एक होता है आपका डेयर टू, एक होता है आपका नीड टू, और एक होता है आपका ऑट टू। ठीक है, यही चार होती हैं आपके मार्जिनल की कैटेगरी। मार्जिनल कहने का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का सीधा सीधा मतलब ये होता है ना कि ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह एक ही टाइम में, उसी समय उसी सेंटेंस में ये मेन वर्ब भी कहलाएंगे, उसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है। ठीक है, इसलिए इनको मार्जिनल कहा जाता है। हम लोग आराम से बढ़िया से इसको अलग से एक टॉपिक के नाम से, एक चैप्टर के नाम से इसको पढ़ेंगे, एक एक जगह पे यूज कहाँ होता है। हाँ, सीबीएसई के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें यूज टू है, डेयर टू और नीड टू नहीं है। ऑट टू को वो क्या करता है, वो मॉडल में जला के पढ़ लेता है। ठीक है ना, यूज टू को वो टेंस में लाता है और ऑट टू को वो क्या करता है, मॉडल में ले जाके पढ़ाता है। नीड टू डेयर टू सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट आपको सेंटेंस में आ सकता है, तो अच्छे से उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, जब हम ऑक्सिलरी की बात करते हैं, हेल्पिंग की, तो ये जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा कहलाता है मॉडल। किसके दिमाग में सेकेंडरी आया था? कोई ऐसा है जिसके दिमाग में प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आया था? किसी के दिमाग में नहीं आया था? सब हमारे बच्चे तेज हो गए हैं कि कुछ आया ही नहीं था। हाँ, बताओ, कुछ आया ही नहीं था। गुड, हमको लगा हमारे बच्चे तेज हो गए हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, ये सीबीएसई के सिलेबस में है मॉडल। और कुल मॉडल की संख्या कितनी होती है? कुल इनकी जो संख्या है वो होती है 9। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और एक और होता है कौन सा? मस्ट। और टू को तो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं। ये 9 होते हैं मॉडल। इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इनका यूज हम किसी चीज के होने की संभावना, किसी की क्षमता, कोई परमिशन की बात हो, ठीक है, किसी की एबिलिटी को दिखाना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ये एक चैप्टर ही है, आराम से पढ़ा जाएगा। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग आगे किस पे? प्राइमरी पे। प्राइमरी जो होती है ना, इनकी कैटेगरी कुल 3 होती है। जो प्राइमरी होती हैं इनकी कैटेगरी कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सा? एक कहलाता है टू बी, अगला कहलाता है टू डू, और उसके अगला कहलाता है टू हैव। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के तीनों मार्जिनल भी होते हैं। अब बात वही उठती है कि हम इसकी कैटेगरी में इसको रखें कि इसकी कैटेगरी में। मैंने कहा ना, संभव नहीं है। जैसे मेन वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिव भी होती है और इंट्रांसिटिव भी होती है, तो संभव नहीं है एक जगह लगाना। ठीक है, इस वजह से मैंने बस कैटेगरी बना दिया ताकि आपको ये नाम पता हो, ताकि हम जब आगे ग्रामर पढ़ाएंगे और इन सब का नाम लेंगे तो आपको नाम याद रहेगा कि हाँ ये कुछ चिड़िया का नाम है। ठीक है ना, जैसे मैं जाके कहूँ कि टू बी, अब टू बी की जगह पे जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने टू बी कह दिया और आप भी जाके टू बी भर दिए तो गए। ठीक है ना, तो टू बी जो होते हैं ना, ये टू बी कुल 5 होते हैं। जो टू बी होते हैं ये कुल 5 होते हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये 5 होते हैं। ठीक है, टू डू कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? डू, डज और डिड। ठीक है, टू हैव कितने होते हैं? 3। हैज,
हैव और हैड। आई बात समझ में? इसको लिख लीजिए लोग, फिर एक एक को पढ़ते हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है, यहां से हमको डीपली चलना है। इसको पढ़ाने के बाद सीधे मैं नॉन फाइनाइट वाला जो होगा उसको बताऊंगा, और फिर से चलूंगा टेंस पे। उसके बाद जिसकी जिसकी जरूरत होती जाएगी वहां पे बताते चलेंगे। कल मैं ये सब पूछूंगा भी, ठीक ना, और एक एक बच्चे को बुला के यहाँ पे बोर्ड पे बनवाऊंगा सारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, मेन अब यही समझना है आपको, टेंस वाइज नरेशन तीनों में ये स्टेप जो मैं समझाने जा रहा हूं वो काम आएगा, ठीक है। इसलिए एकदम अच्छे से बढ़िया से शांत दिमाग से समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको लिखाया, एक होता है टू बी। जब जब मैं टू बी कहूंगा आपको क्या समझना है, इज एम आर वाज। क्या समझोगे? इज एम आर वाज। जोर से बोलो, ठीक है। जब भी मैं कहूं टू डू तो क्या समझोगे? डू डज डिड। और जब भी मैं कहूं टू हैव, ठीक है। अरे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस छोड़ो ना, मैं बताता हूं। फिलहाल के लिए समझ जाओगे ना, टू डू किसे कहेंगे, टू हैव, और जब जब नाम लिया जाएगा और टू और बी कहा जाएगा, समझ जाओगे किसकी बात कर रहे हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो, गुड। अब देखो, ये जो तीनों होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये जो काम करते हैं, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं, और मार्जिनल की तरह भी काम करते हैं। तीनों नहीं, खाली दो ठो मार्जिनल की तरह काम करते हैं, बताते हैं अभी, ठीक है। जब जब ये मेन वर्ब के तौर पे काम करेंगे, ठीक है, जब जब ये क्या करेंगे, मेन वर्ब के तौर पे काम करेंगे, तो जो टू बी वाला होगा, जब भी आएगा, कहीं पे भी टू बी आ गया एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब समझते हो ना, उसके अलावा और कोई वर्ब ना आए, ठीक है, तो वो मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब के तौर पे आता है ना, इसी को ऑक्सिलरी कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसलिए यहां पे जब भी मेन वर्ब के तौर पे आएंगे तो ये भी इंडिफिनिट होगा, यानी जहां पे भी ये मेन वर्ब के रूप में आ गया ना, वो टेंस कौन सा होगा? इंडिफिनिट। टू डू भी इंडिफिनिट होगा, और टू हैव भी इंडिफिनिट होगा, ठीक है। जब जब ये मेन वर्ब के तौर पे आएंगे, हमेशा ये इंडिफिनिट के पार्ट होंगे। अब इंडिफिनिट का मतलब, इज एम आर अगर रहा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, वाज और वर रहा तो पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास डू डज रहा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, डिड रहा तो पास्ट इंडिफिनिट, है जब रहा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, हैड रहा तो पास्ट इंडिफिनिट। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा, ऐसे शायद ना समझ में आए। जैसे मैं कहूं राम इज माई चम, राम इज माई चम। चम मतलब समझते हो? नहीं, चमचम नहीं। मैं ना तुम लोगों को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा वो भी कोशिश करूंगा तैयार करा दूं। चम मतलब होता है लंगोटिया यार। लंगोटिया यार समझते हो? जो एकदम बचपन से दोस्त हो, है ना, एकदम करीबी वाला दोस्त जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड चम, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको टू बी नजर आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नजर आ रहा है? नहीं ना। तो मैं पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, तो कौन सा टेंस बताओगे? प्रेजेंट
इंडेफिनिट। कौन सा टेंस बताओगे? प्रेजेंट। कौन सा? ठीक है। अब इसी तरीके से मैं ये कह दूं, राम हैज अ कार। राम हैज अ कार। राम के पास कार है। इसमें देखो आपको क्या मिल रहा है, यहां पे टू है मिल रहा है कि नहीं? इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब दिख रही है? ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहीं पे हैड हो जाता तो कौन सा टेंस होता? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे वाज हो जाता तो पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो ना कि अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं दिख रही है तो इसका मतलब यही मेन वर्ब है ना? कोई दूसरी वर्ब दिखती है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, हेल्प करते हैं उस वर्ब का। लेकिन अभी कोई नहीं तो यही मेन वर्ब है ना? जैसे नहीं होता है कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और उसके साथ वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल क्या करते हैं? प्रिंसिपल का असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जिस वक्त प्रिंसिपल ना रहे तो जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वही प्रिंसिपल कहलाते हैं। सारा काम वही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही काम इनका है। जब मेन वर्ब रहेगा तो ये हेल्पिंग की तरह काम करेंगे, और जब ये हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो यही मेन वर्ब बन जाएंगे। और मेन वर्ब बनेंगे तो टेंस कौन सा बनेगा? इंडेफिनिट। मेन वर्ब जब बनेंगे तो टेंस कौन सा बनेगा? इंडेफिनिट बनेगा। आई बात समझ में इतना? हाँ या ना? अब कहोगे सर जी दूसरा वाला जो लिखे हैं उसका बताइए। हाँ, ये तो टेंस में नॉर्मल पढ़े हो। राम डज हिज वर्क, ये तो नॉर्मली टेंस में पढ़े ही हो ना? पढ़े हो कि नहीं? तब गधा। ठीक है जी। आइए देखा जाए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब ये होंगे तब क्या करेंगे। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा टू बी तो ये कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा टू डू तो ये इंडेफिनिट ही रहता है। ठीक है, टू डू क्या होता है? इंडेफिनिट ही रहता है। और टू हैव जब बनेगा तो क्या बनेगा? किसका हेल्पिंग वर्ब बनेगा? परफेक्ट का। फिर से वही बात, अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज और वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड है पास्ट इंडेफिनिट, अगर हैज है वह प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? अब देखो जब मार्जिनल की बात आती है तो टू बी मार्जिनल की तरह काम करता है, टू डू मार्जिनल की तरह काम करता है, लेकिन टू हैव मार्जिनल की तरह काम नहीं करता है। कहोगे सर जी पहले इसको समझाइए। समझाना बड़ा आसान है, देखो ध्यान से यहां पे समझाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझाना है इसलिए। जैसे मैं कहूं राम इज माई चम, मैंने उधर लिखा था ना राम इज माई चम, मैंने ये लिखा था। अब इसका निगेटिव बनाओ। मार्जिनल क्या होती है? जैसे निगेटिव बनाओगे ना तो फिर क्या होता है कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होती है चाहे कोई टेंस हो। ठीक है, निगेटिव में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब रहे या फिर मेन वर्ब, एक से भी काम चल जाता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये चाहिए होता है। ठीक है, अब जरा इसका निगेटिव बनाओ, तो निगेटिव बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? राम इज नॉट माई चम। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है आपका इज यहां पे लगा है, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, तो इज यहां पे क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम। अब कोई दूसरी वर्ब भी नजर नहीं आ रही है तो यही क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम। बात समझ में आया? तो इसी को कहा जाता है मार्जिनल वर्ब, जो एक ही बार में दो दो काम करे। जैसे मैं करता हूं ना, प्रिंसिपल भी हूं पढ़ाता भी हूं, तो प्रिंसिपल और टीचर का काम मेरे साथ साथ चलता है। ठीक है, उसी तरीके से ये मेन वर्ब भी का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, दोनों का काम करता है, इसलिए इसको मार्जिनल बोलते हैं। बात समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया? लेकिन जो
अगर मैं कहूं राम डज हिज वर्क, डज हिज वर्क, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहोगे कि सर जी डज क्या है, यहां पे क्या तुमको लग रहा है, ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब नजर आ रहा है ना? लेकिन जब इसका निगेटिव बनाओगे, अच्छा यहां पे मैंने गलत लिखा था क्या, सॉरी, ये भी नहीं करता है, सिर्फ इज वाला ही करता है, ठीक ना, ये भी नहीं करता है। अब जैसे इसका निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव बनाते समय राम तो लिखाएगा ही, है ना? चूंकि हेल्पिंग वर्ब भी जरूरी है तो हम लोग डज लिखते हैं और डज के बाद नॉट लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ही काम करे, एक बार में ये करता है, कहता है या तो मुझसे तुम मेन वर्ब का काम करवा लो या तो मुझसे तुम हेल्पिंग वर्ब का काम करवा लो, दोनों काम मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है? अब इस चक्कर में क्या होता है, जैसे इसको निगेटिव बोला जाता है, बोलता है देखो भैया अब मैं बन गया हेल्पिंग वर्ब, तुम अपना दूसरा वर्ब ला दो। तो चूंकि इसी का वर्ब भी हमको लाना है तो हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने से डू जो होता है वही होता है ना, डज का ही डू बनाना पड़ेगा ना, काम करने का ही तो वर्ब लाना पड़ेगा। तो जो ये होगा डू हिज वर्क। तो जब निगेटिव आपको बनाओगे आपको वर्ब भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ नहीं करेगा, यानी ये मार्जिनल का काम नहीं कर रहा, ठीक है? अब जैसे निगेटिव की हम लोग आ जाते हैं उस पे हैज हैव वाले पे, यहां तक कोई दिक्कत? जैसे मैंने क्या कहा, राम हैज अ कार, मैंने बोला इसका निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, है ना? और मैंने बताया कि ये भी मार्जिनल की तरह काम नहीं करता है। जब मार्जिनल की तरह नहीं करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है कि नहीं? इतना तो पढ़े हो ना टेंस को, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, बाकी हम लोग पढ़ाए जाएंगे तो बताएंगे ना कि ये क्यों डू डज होता है। फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं? डू डज होता है। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे ना तो राम लिखेंगे और उसके बाद सिंगुलर के कारण डज लिखेंगे और फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर ये आ जाएगा बेस फॉर्म में, यानी हैव अ कार। इसका निगेटिव ये बनेगा, तुम सब ऐसा हूं फंस जाओगे, ठीक है? अगर तुमको निगेटिव बनाने के लिए कह दिया जाए तुम सब सीधा सीधा जैसे इज के बाद नॉट लगाने से काम चल गया था, क्योंकि भैया वो दोनों काम करता है, लेकिन डू टू डू और टू हैव जो होते हैं दोनों काम नहीं कर पाते हैं, वो एक बार में एक ही काम करते हैं। आई बात समझ में? हाँ या ना? अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये थोड़ा सा लिमिट के ऊपर जा सकता है, ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, पक्का? एक काम करो, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करके लिखो, क्योंकि मैं बार बार आऊंगा ना यहां तक। इसको कॉपी कर लो, उसके बाद आगे नहीं पढ़ाएंगे।